स्टार्ट करते हैं चेंज दी वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इसके मैं 2 सेशंस आपको करवा चुका हूँ। बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया था। पहला सेशन जो था वो बिल्कुल बेसिक था और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे और आज कुछ और अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना ज़्यादा समय लिए बेटा अपने सेशन को कर देता हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर लेना, और जो फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आपके पास पहुंच जाए हमारे नेक्स्ट सेशन का नोटिफिकेशन एडवांस में। ठीक है, तो बिना ज़्यादा समय लिए ज़्यादा अब स्टार्ट कर देते हैं आज का सेशन। और ये देखिए अब क्वेश्चन भी क्या लिखा हुआ है, हु टीचिस हिंदी। अब जो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कैसे वहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्रैक करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले आपको क्या चीज़ माइंड में रखनी है, जब भी वॉइस यानी कि चेंज दी वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस से जब क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी होती है। पॉइंट नंबर 1, जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये सबसे पहले आपको माइंड में रखना है। दूसरा पॉइंट, वो टेंस कौन सा है या सेंटेंस पैटर्न कौन सा है। अगर आपको ये 2 चीज़ें पता होंगी तो फिर आपको जो 4 ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से एक ऑप्शन को चूज करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं ना, अगर वॉइस पैसिव होगी तो क्या होगा, बी की कोई फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो वो वॉइस आपकी पैसिव होगी, और यहां पर हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब बी की फॉर्म जैसे पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जैसे इज एम आर या वॉज वर, ठीक है, वॉज वर, या आपका बी, बीइंग, और बीन के बाद आप जब आपको कोई थर्ड फॉर्म दिखाई देती है तब आप समझ लेना वो वॉइस आपकी क्या है, पैसिव वॉइस है। जैसे मैं बोलूँ ना इज प्लेड, अभी समझ लो इज प्लेड अगर लिखा है तो ये वॉइस पैसिव है। यहाँ अगर लिखा हो वॉज प्लेड तो भी वॉइस पैसिव है। बीइंग प्लेड, बीन प्लेड, ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, ऑलरेडी पैसिव वॉइस होते हैं। बाकी सब केसेस में आपकी वॉइस जनरली क्या रहती है, एक्टिव वॉइस रहती है। तो ये वॉइस हमारी क्या है, ये वॉइस हमारी है एक्टिव। अब एक चीज तो हमने ये चेक कर ली कि ये वॉइस हमारी एक्टिव है। दूसरी चीज हमें क्या चेक करनी है, दूसरी चीज हमें ये चेक करनी है ये टेंस कौन सा है। अगर टेंस पता होगा तो आप इजीली वहां पर ऑप्शन ऐसे क्रैक कर देंगे। अब टेंस पता होना चाहिए। अब देखो क्योंकि जो पहले 2 सेशन में वो भी मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही बताए हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बताए हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, देखो सब्जेक्ट के बाद अगर V1 है या V5 है तो समझ लेना आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपका डू नॉट या डज नॉट के बाद V1 होगी तो आप समझ लेना ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये इंटेरोगेटिव है तो डज या डू सेंटेंस के शुरू में आएंगे और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा तो समझ लेना ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कोई WH फैमिली का वर्ड है उसके बाद डू और डज का यूज किया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो भी समझ लेना ये आपका सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हाँ, ये जो हु है, हु के बाद अगर आपकी V5 है तो आप समझ लेना ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये सारी की सारी पहचान किस चीज की है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। अब आपको ये पता होगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको ऑप्शन चूज करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों, जब अगर आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आपको ये आना चाहिए कि जो इसकी पैसिव वॉइस होगी उसमें इज़एमआर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट्स इट। अगर आपको ये पता मतलब टेंस कंफर्म हो जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि उसकी पैसिव वॉइस में इज़एमआर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन बनेगा ही बनेगा। वही चीज आपको वहां पर दिए हुए 4 ऑप्शंस में चूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, हु टीचिस हिंदी। अब यहां पर ये हु आ गया और ये रहा आपका टीचिस। V5 क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी चैप्टर में ये बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। V1 प्लस S और ES हमारी क्या होती है, V5 होती है। जिस वर्ब के लास्ट में S और ES लग जाता है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी V5 कहलाती है। यानी कि ये हमारा V5 यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये वॉइस आपकी एक्टिव वॉइस है। अब अगर आपका हु से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है, हु से सेंटेंस स्टार्ट हो गया, हु प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा। अब याद रखें जब हु से सेंटेंस बनता है तो इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट गिवन नहीं है, ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट गिवन नहीं है। तो अब जब हु से आपका सेंटेंस बनेगा तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप हु को कर दें बाय हुम में चेंज, ठीक है, बाय हुम में चेंज कर देंगे। उसके बाद यहां पर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आपको रखनी पड़ेगी, और ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी, ये जो ऑब्जेक्ट आपका दे रखा है इसको जब आप देखेंगे तब आप डिसाइड करेंगे कि इज आएगा कि एम आएगा कि आर आएगा। तो बाय हुम पहले बाय हुम के बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ये याद रखने, पहले ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए। वहां पर क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार से गड़बड़ करके दे देते हैं, पहले आपका ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बाय हुम के बाद पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज एम आर होगी। इज एम आर क्यों होगी, क्योंकि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के बाद ये जो अब V5 है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर लिखी जाएगी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज करना पड़ेगा। तो ये तो हमारा पहला तरीका हो। याद इंपॉर्टेंट क्या चीज है भाई, हु को हमने बाय हुम कर दिया, ये याद रखना है कि बाय हुम के बाद पहले इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी। वो इज एम आर में से क्या इज होगा, एम होगा या आर होगा, वो आप इस ऑब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो V5 लिखी है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप मेंशन करेंगे। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप हु को बाय हुम नहीं करते हैं, आप हु को बाय हुम नहीं करते, हु ही रहने देते हैं। तो आप इसे हु भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। पूरा पैटर्न आपका ऐसा ही रहेगा। इसके बाद इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी पड़ेगी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्योंकि मैंने हु को बाय हुम में चेंज नहीं किया, हुम में चेंज नहीं किया है, तो अब अगर ये हु ही रखता हूं मैं यहां पर सेंटेंस में, तो अब ये जो बाई है वो अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के जो लास्ट में लिखी जाएगी उसके बाद आपका मेंशन करना पड़ेगा। अब एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन के ऑप्शन दे सकता है। क्वेश्चन का तरीका मतलब ऑप्शन एक ही सही होगा, वो आपको इस पर बाय हुम वाला ऑप्शन भी दे सकता है, हु वाला भी दे सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर में किसी ना किसी में वो गड़बड़ भी कर सकता है। तो आपको स्ट्रक्चर को माइंड में रख लेना है। हु से सेंटेंस बन रहा है तो हु से अगर आप बाय हुम करना चाहते हो तो बाय हुम के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इस प्रकार से एग्जामिनर आपको ऑप्शन नहीं देता है तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो हु को बाय हुम नहीं करता है, हु ही रहने देता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस केस में जो बाय है फिर वो सेंटेंस के सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा, क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, तो यहां पर मैं दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। पहला, हु को मैंने क्या किया, बाय लगा के यहां बाय हुम कर दिया। अब यहां मुझे इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है, हिंदी। अब किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले या किसी भी सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है बेटा, इज एम आर में से सिंगुलर वर्ब आपकी इज है, तो यहां पर अब आएगा पहले इज। अब इस ऑब्जेक्ट हो गया है, ऑब्जेक्ट को यहां पर रखेंगे हिंदी। अब ये जो टीच है इसकी थर्ड फॉर्म यहां पर लिखी जाएगी और वो होगी आपकी टॉट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो पहला ये तरीका हो गया, बाय हुम इज हिंदी टॉट। दूसरा तरीका, आप हु को बाय हुम नहीं करते तो क्या करना, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, हु इज हिंदी टॉट, बाई जो है अब लास्ट में आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जामिनर कोई भी एक तरीके से इसका ऑप्शन आपको दे सकता है, तो दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। एक तरीके से काम इस वाले पार्ट में नहीं चलता। ये अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है और इसीलिए इज एम आर का यूज किया जा रहा है, ये चीजें आपको याद रखनी है। वहां पर भी ऐसे ऑप्शन आएगा, हो सकता है बाय हुम लिख दिया, बाय हुम के बाद पहले हिंदी लिखे और फिर बाद में इज लिखे, वो चीजें आपको माइंड में कैरी करनी है, ठीक है। होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, whom do they beat। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वॉइस आपकी एक्टिव है कि पैसिव है, सबसे पहले आप ये चेक करें। वॉइस आपकी एक्टिव है क्योंकि पैसिव वॉइस के कोई भी स्ट्रक्चर आपको इसमें फिट दिखाई दे नहीं रहा। दूसरी बात, कौन सा टेंस है, डू प्लस, जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर WH फैमिली के वर्ड के बाद डू या डज आ जाता है तो आपके लिए समस्या नहीं है, आप इजीली रिकॉग्नाइज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव वॉइस में क्या यूज होगा, इज एम आर का यूज होगा। और इज एम आर की यूज कहां पर होगा, जहां पे भी डू और डज लिखा है उसी सेम पोजीशन पर आपको यूज करना है, डू या डज, ठीक है। अब मान लो अब ये होम वाला पार्ट आ गया,
अब ये whom वाला पार्ट आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, whom एक्टिव वॉइस में डू या डस, ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, ठीक है। सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें और ज़्यादा वो नहीं है, इसमें एक ही तरीके से आप इसे चेंज कर पाएंगे और एक तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। whom को आप क्या करेंगे, whom को आप who में चेंज करेंगे, ठीक है। whom को आप किस में चेंज करेंगे, whom को आप who में चेंज, क्योंकि अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, अब आपकी यहां पर इज का ही यूज करना है आपको, और इज का इसलिए यूज करना है क्योंकि ये टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट है, हु इज। अब यहां पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इसको लाके इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। बाई लिखें क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, अब बाई के बाद जो यहां पर सब्जेक्ट गिवन है उसे आप यहां पर मेंशन करें और लास्ट में आप अपना क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज कर दें। तो ये हुम वाला कैसे टेंस चेंज होता है एक्टिव से पैसिव बनाने में, ये आप जरा ध्यान दें। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यानी कि हुम है तो हुम को अब क्या कर देंगे हम पैसिव बनाते टाइम, हु कर देंगे। अब हु इज, अब यहां पर बीट लिखी है फॉर्म, अब बीट की आपको थर्ड फॉर्म लिखनी है तो क्या हो जाएगा, बीटन, ठीक है। हु इज बीटन बाय, अब इसका सब्जेक्ट कौन था, दे उस साइड में जाके क्या हो जाता है, देम हो जाता है और लास्ट में लगा दे क्वेश्चन मार्क। ये याद रखें, अगर इधर ही है तो बाय के बाद हिम हो जाएगा, अगर उधर पहले से हिम है तो इधर आके ही हो जाएगा, इधर शी है तो उधर हर हो जाता है, अगर हर है उधर ऑब्जेक्ट तो इधर आके शी हो जाएगा। ऐसे ही अगर इधर दे लिखा है तो वो देम हो जाता है, देम है तो दे आ जाता है, इधर आई है तो वो मी हो जाता है, वी है तो अस हो जाता है, अस है तो वी हो जाता है। ये चीजें भी आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच बॉय हेल्प्स यू, विच बॉय हेल्प्स यू। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहां पर इसके स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देनी है। सबसे पहले तो आप ये पहचान ले वॉइस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है नहीं है। दूसरा ये टेंस कौन सा है, ये टेंस आप देख रहे हो बेटा, हेल्प्स V5 लिखी हुई है, इससे आपको ये भी पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहां पर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉम्बिनेशन उस पूरे पैटर्न में आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां आप ये क्वेश्चन कैसा है देखें, विच प्लस नाउन, विच के बाद एक सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहां पर V5 लिखी है, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट। यानी कि इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हु वाला पार्ट है। यहां पर हु ना होकर क्या हो गया, यहां पर विच प्लस नाउन का यूज किया गया है और विच प्लस नाउन के बाद सीधा आपकी क्या है, V5 है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, वो आप याद रखें, ठीक है। तो अब अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आप इसको भी दो तरीके से ही चेंज करेंगे। पहला तरीका, आप विच से पहले बाय लगा दें तो आपका पार्ट बन जाएगा बाय विच, जो भी इसके साथ सिंगुलर नाउन लिखा है उसको एज इट इज लिखें। उसके बाद यहां पर आप देखें सिंगुलर नाउन है, अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखना ऑब्जेक्ट क्या है। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आपको इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और बाद में इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करें और ये जो V5 है लास्ट में से वर्ब की थर्ड फॉर्म बना के आप इस सेंटेंस को क्लोज कर दे, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हु है, यहां पर हु नहीं है, बस हु की जगह यहां पर विच प्लस सिंगुलर नाउन का यूज किया गया है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे चेंज भी करना है। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, आप बाय को सेंटेंस के शुरू में ना लगाएं। अगर आप शुरू में नहीं लगाएंगे तो आपका ऐसा ही पूरा पैटर्न रहेगा, विच प्लस सिंगुलर नाउन, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से कोई एक, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो बाई अगर मैं शुरू में नहीं लगाता हूं तो क्या होगा, ये बाई आपका लास्ट में शिफ्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा के आप सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। तो ये दो तरीके से इसे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आप क्योंकि इसे दो तरीके से चेंज कर सकते हैं तो दोनों तरीके से मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता देता हूं। अब यहां पर क्या लिखा है, पहले मैं कर देता हूं बाय विच बॉय। अब यहां मुझे लगानी है इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। अब इसका ऑब्जेक्ट कौन है, यू। अब यू के अकॉर्डिंग क्या आता है, आर, लेकिन वो आर आपको यू से पहले लगाना है, पहले हेल्पिंग वर्ब। अब इधर ये ऑब्जेक्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहता है, उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाय विच बॉय आर यू, अब ये जो हेल्प है इसकी थर्ड फॉर्म आप लिखें हेल्प्ड।
और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को क्लोज कर दे। दूसरा तरीका, बाय को सेंटेंस के शुरू में नहीं रखना चाहते हैं तो इसको ऐसे करें, विच बॉय आर यू हेल्प्ड बाय। ठीक है, ये हमारा दूसरा तरीका हो गया। तो यानी कि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच बुक डज रवि वांट। अब ये भी विच से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसको पहले स्ट्रक्चर को समझना है। अब जो इससे पहले वाला स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, विच प्लस सिंगुलर नाउन सीधा V5 आई, उसमें V5 आगे सही था। तो यहां पर आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर वो केस नहीं, यहां पर क्या है, विच प्लस सिंगुलर नाउन लिखा है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अब क्या आ गया, यहां तो डू होगा या डज होगा, उसके बाद यहां पर सब्जेक्ट होगा और फिर लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ये वाला ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से अलग कैसे है, वहां पर देखें विच के बाद जब सिंगुलर नाउन था उसके बाद सीधा V5 आई थी, यानी कि वहां पर सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही विच के बाद सिंगुलर नाउन के बाद डू और डज आ जाता है, यानी कि अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो चीजें मतलब आपको समझनी है। अब विच बुक, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, विच के बाद जो सिंगुलर नाउन लिखा है वो सेंटेंस के शुरू में ही लिखा है, क्योंकि अब यहां पर सिंगुलर नाउन लिखा है, अब इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। और इजम आर में से सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, इज। अगर यहां पर विच प्लस सिंगुलर नाउन के बाद डू और डज लिखा है तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम विच प्लस सिंगुलर नाउन तो आपको सेंटेंस के शुरू में ही लिखना, बाय नहीं लिखना आप, और इस सिंगुलर नाउन के बाद इज आएगा। और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करें, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो बाय लगा के सब्जेक्ट लिखें और क्वेश्चन को आप कर दें क्लोज। यही एक तरीका है इसका, तो यही तरीका है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो विच बुक इज वांटेड बाय रवि। किसी भी लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, तो उसे एक प्रोनाउन में नहीं, उसको एज इट इज लिखना होता है। ये आप याद रखें, मैं आपको फर्स्ट सेशन में बता चुका हूं, विच बुक इज वांटेड बाय रवि। तो ये है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। होप ये वाला सेशन आपको समझ में आ गया होगा। और कोई अगर ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर लें। और बस इसको मैं यहीं पर क्लोज करता हूं और जल्दी ही एक और सेशन लेके आऊंगा एक्टिव पैसिव वॉइस यानी कि चेंज दी वॉइस को लेकर। तब तक आप लगातार पढ़ते रहे, ध्यान रखें और मुझे दीजिए यहां से इजाजत। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।